ओजोन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन जो है, ओजोन एक गैस है। ओजोन क्या है? एक्चुअली ओजोन एक गैस है और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है O3। यानी ओजोन गैस जो है O3 मीन 3 ऑक्सीजन पर यह मुश्तमिल है। कहा जाता है कि तकरीबन जब अबाउट 600 मिलियन ईयर एगो, इतने साल पहले हमारे यूनिवर्स के अंदर एक लेयर बना था और वो लेयर किसका? इस ओजोन गैस का है, जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर अब बना था और ये हमारी अर्थ के सरफेस से यानी 15 किलोमीटर से लेकर ऊपर 35 किलोमीटर तक जो है ये एक लेयर वाकई है। और ये बना कब था? यानी जब दुनिया बन रही थी, बिग बैंग हुआ था, उसके बाद ये लेयर बना था 600 मिलियन ईयर एगो। आप लोगों को पता है हमारे यूनिवर्स में और हम अपनी जो एटमॉस्फेयर को हम कुछ रीजन में डिवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहला जो रीजन आता है जिस पर जो हमारे इस अर्थ पे वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, उसकी बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर, उसकी बाद है मीजोस्फियर और उसके बाद है थर्मोस्फियर और लास्ट है इसमें एक्सोस्फियर। तो ये कहा जाता है कि जो ओजोन लेयर है इसका 90% हिस्सा जो है वो इस स्ट्रेटोस्फियर रीजन में वाक़ है। 90%। इसके इंपॉर्टेंस क्या है इस लेयर का, जो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो इसका जो इंपॉर्टेंस है या जो फंक्शन है वो क्या है। इंपॉर्टेंस, सूरज जो है, सूरज, ये सूरज है, इस सूरज से जमीन तक जो लाइट आ रही है उसमें मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन होती है। इसमें ऐसे रेडिएशन होती है जो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, एनर्जेटिकली होती है, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती है और डेंजरस होती है। अगर ये जमीन तक पहुंच जाएंगे, ये जो डेंजरस रेज है हमारे फसलों को तबाह करती है, इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियों को काज कर सकती है। मिसाल के तौर पे आई कैंसर काज कर सकती है, आपके स्किन पे पड़ जाए तो स्किन का कैंसर काज कर सकती है। इसी तरह इवन इंसान के जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके डीएनए है, उसके अंदर म्यूटेशन काज कर सकती है और इसके अलावा बहुत सारे मसाइल इंसानों के लिए पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से फिर इस जमीन पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इस किस्म की बहुत ज्यादा बीमारी क्या करेगी, इंसानों के अंदर क्रिएट करेगी। तो होता यह कि सूरज से जो खतरनाक रेडिएशन जमीन तक आ रही है और ये ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, ये जो खतरनाक रेज आ रही है इनको ब्लॉक करता है, इन रेस को ब्लॉक कर देता है और जो डेंजरस नहीं होती उन रेस को अलाउ करता है, वो जमीन तक पहुंच जाती है और जो डेंजरस रेस होती है, जो खतरनाक रेस है हमारे लिए, उनको ये ब्लॉक कर देता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है कि इंसानों को या इंसान जमीन पर मौजूद लाइफ की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द डेंजरस रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। अब इसका तो ये इंपॉर्टेंस है कि इसका अहमियत क्या है इंसानी लाइफ में, जिंदगी में इसका किरदार क्या है। अब बात इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन पे आते हैं। फॉर्मेशन ये बनता कैसे है ओजोन लेयर। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि हमारे स्फीयर में, हमारे जो एटमॉस्फेयर उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है O2 और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब होता यह है कि यहां पे अल्ट्रावायलेट रेज आ जाते हैं, यूवी रेज, यूवी रेज सूरज से आ जाते हैं और इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्ट्राइक करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जब ये स्ट्राइक करता है तो होता यह कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिल्कुल बीच में से टूट जाता है और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल अपने एटम फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में, जो वो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। फिर होता यह है कि जो ऑक्सीजन एटम फॉर्म है, O फॉर्म है,
ये किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है यूनिवर्स में। हमारे एटमॉस्फेयर में जाहिर बात है बहुत सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, बहुत सारे और गैसेस है, जिसका एक खास प्रोपोर्शन, एक खास परसेंटेज एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन भी है। तो ऑक्सीजन जो एटम बना यहाँ पे ऑक्सीजन का, वो जाकर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है। तो रिजल्ट में ये O2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो रिजल्ट में हमारे पास बनता है O3। O3 क्या, ये ओजोन बना। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि ये जो O3 बना, ये ऑक्सीजन, ये जो ओजोन बना है या ओजोन, ये जाकर एक्सीडेंटली किसी ऑक्सीजन एटम के साथ टकराता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ओजोन है, ये किसी सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ कोलाइड कर ले। तो उस कोलाइडिंग के नतीजे में क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहां पे क्या हो गया, ओजोन यहां पे बना और यहां पे ओजोन के डिस्ट्रक्शन हो गई, यहां पे ओजोन टूट गया दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और ये एक साइकिल बना। देखो साइकिल क्या बना, ऑक्सीजन ओजोन बनता भी है और यहां पे ओजोन डिस्ट्रक्शन भी हुआ, तो एक साइकिल शुरू हो जाता है। देखो एक साइकिल में क्या होता है, ओजोन की फॉर्मेशन होती है और दूसरी साइड में क्या होता है, ओजोन की डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल को कहा जाता है, ये जो साइकिल है इसका नाम है चैपमैन साइकिल। चैपमैन साइकिल, ये एक साइंटिस्ट के नाम पे चैपमैन साइकिल, ये जारी रहता है। तो ये तो हो गई इसकी फॉर्मेशन। अब आते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कि किस तरह फॉर द फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था, ओजोन को। तो अब इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मार्च 13 1839 को स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था शोनबाइल। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री। नंबर फर्स्ट, 13 मार्च 1839 को स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम था शोनबाइन, क्रिश्चियन शोनबाइन, पूरा नाम था उसका क्रिश्चियन शोनबाइन। शोनबाइन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मीन वो ये कर रहे थे एक्सपेरिमेंट कि वाटर को ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में कैसे हम स्प्लिट करें, कैसे हम उसको सेपरेट करें। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने एक अजीब सी स्मेल उसको लगी, उसने अजीब सी स्मेल महसूस की, स्ट्रेंज स्मेल थी। और जो स्मेल उसने महसूस की ये असल में एक गैस की वजह से थी, और उस वक्त शोनबाइन ने इस गैस को नाम दिया ओजोन। ओजोन का जो वर्ड है ओजोन, असल में ये ग्रीक वर्ड से निकला है ओजाइन से। ग्रीक वर्ड है ओजाइन, ओजाइन का मतलब है टू स्मेल, क्योंकि उसका स्मेल था, स्ट्रेंज स्मेल था, उस स्मेल की वजह से उसने इस गैस का नाम ओजोन रख दिया। अब इसके बाद 1865 में दूसरे साइंटिस्टों ने यह डिस्कवर किया कि जो ओजोन गैस है असल में ये बना है 3 ऑक्सीजन की एटम है, एटम से O3 पे मुश्तमिल, यानी 3 ऑक्सीजन की एटम से बना है। फिर इसके बाद 1921 में एक ब्रिटिश जियोफिजिसिस्ट है जिसका नाम था GMB डॉब्सन। GMB डॉब्सन ने एक मशीन बनाया था जिसका नाम था डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और ये जो डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मशीन इसने बनाया था, इसका मकसद सिर्फ ये था इस मशीन से कि यूनिवर्स के अंदर जो ओजोन का कंसंट्रेशन, जो ओजोन लेयर मौजूद है, तो उसको कैसे मेजर के, उसके मेजरमेंट के लिए कितना है, कितना अमाउंट में मौजूद है, उसके मेजरमेंट के लिए उसने ये मशीन बनाई डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और इस वजह से ओजोन के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं, उसकी टेक्निक्स के लिए, उसके लिए जो बेसिक यूनिट यूज करते हैं, डॉब्सन हम यूज करते हैं, डॉब्सन यूनिट। क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मेजरमेंट के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस मशीन बनाई थी GM.B. डॉब्सन ने। ये तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब देखो, दो किस्म के ओजोन हो सकते हैं। एक वो ओजोन है जो हमारी एटमॉस्फेयर अर्थ के अंदर मौजूद है, जो कि बेड ओजोन कहलाता है, और एक वो ओजोन है जो कि हमारी सरफेस के ऊपर मौजूद है 35 किलोमीटर तक उस रीजन में। वो एक गुड ओजोन है। गुड ओजोन इसलिए है क्योंकि वो अहम किरदार अदा करता है, और वो जो डेंजरस रेज आती है सन से उनको प्रोटेक्ट करता है। इंसानी लाइफ को, जमीन में जो लाइफ है उसको उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो लेयर, इसलिए वो कहलाता है गुड ओजोन। तो टाइप्स ऑफ ओजोन, ओजोन के बेसिकली दो टाइप्स हो गए। एक है बेड ओजोन, एक कहलाता है बेड ओजोन, और दूसरा कहलाता है गुड ओजोन। गुड ओजोन, एक गुड ओजोन तो मैंने बता दिया कि वो जो 35 किलोमीटर रीजन पे मौजूद है, एक गुड ओजोन कहलाता है। दूसरा क्या है? बेड ओजोन। वो ओजोन जो हमारे अर्थ के सरफेस पे बन जाता है, और इसको हम कंसीडर करते हैं एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट है ये हमारे सरफेस पे क्या करता है? हमें फायदा नहीं देता, उल्टा नुकसान देता है। इस वजह से इसको कहते हैं बेड ओजोन। ये बेड ओजोन जो बनता है किस वजह से बनता है हमारे अर्थ की सरफेस पे? तो जो फॉसिल होते हैं, जब हम फॉसिल को जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, उस फ्यूल से, जिस इंडस्ट्री में हम फ्यूल को जलाते हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह उसमें से, या गाड़ियों की जो डीजल वगैरह होते हैं, उनकी उनकी बर्निंग से, उनकी जो जलन से, या जो उसको जलाते हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की नॉक्सेस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसी तरह नॉक्स में नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है वो निकल जाते हैं फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से। NOx हम कहते हैं नॉक्सेस, नाइट्रोजन की मुख्तलिफ ऑक्साइड, जैसा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये इन गाड़ियों से या फॉसिल फ्यूल जो हम जलाते हैं उनसे निकल जाते हैं, और इसका एक अहम किरदार अदा करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेड ओजोन। बेड ओजोन के फॉर्मेशन में अहम किरदार ये नॉक्सिस, इसी तरह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं? देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो होता यह है, जब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे ये हीट अप हो जाता है, या इस पे रोशनी पड़ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेस कहीं सन से आती है, हाईली एनर्जेटिक रेस, जब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे पड़ जाती है, तो इसमें अंदर जो दो ऑक्सीजन है उसमें से एक ऑक्सीजन को ये रिमूव कर देता है। देखो, दो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, रेज आती है हाईली एनर्जेटिक, वो इसमें से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है, तो इसके रिजल्ट में बनता है NO, और प्लस एक ऑक्सीजन इसने निकाल दिया। अब ये जो सिंगल ऑक्सीजन ये जाता है, और एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन के मालिक्यूल तो जाहिर बात है मौजूद है, किसी एक ऑक्सीजन के मालिक्यूल से ये मिल जाता है और बन जाता है O3। तो क्या O3 क्या है? ओजोन है। तो ओजोन किससे बना? नॉक्सिस से बना। तो नॉक्सिस इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द बेड ओजोन। और ये नॉक्सिस आते कहां से? फॉसिल फ्यूल को हम जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, या जो गाड़ियों वगैरह उसके धुएं से निकलते हैं, इंडस्ट्रिया फैक्ट्रियों से जो धुएं, जो स्मोक निकलते हैं, उनमें से ये मौजूद होता है। इसी तरह नॉक्सिस के अलावा जो VOCs है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी इन इंडस्ट्रियों से, फैक्ट्री से जो फॉसिल फ्यूल हम जो जलाते हैं उनमें से ही निकल जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस बेड ओजोन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन होल। अब वो क्या है? साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे ओजोन पे, तो रिसर्च में ये पता चला कि ये जो ओजोन, देखो ये जो ओजोन होल हम यूज करते हैं ना, होल का मतलब होता है सुराख, तो एक्चुअली इसमें सुराख नहीं है। ओजोन लेयर एक गैस का एक लेयर है, इसी तरह एक लेयर है गैस का, और डिप्लेशन का मतलब है कि इस लेयर में इसकी थिकनेस जो है, मिसाल के तौर पे एक ये लेयर है इतना मोटा है, अब इसके थिकनेस में जो डिक्रीज आ रहा है, उस डिक्रीज को डिप्लेशन कहा जाता है। मीन उससे कुछ निकल जाता है, इस वजह से उसका जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस डिक्रीजमेंट को हम कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। तो साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे थे, उनको पता चला कि हर ईयर में जो थिकनेस है इस ओजोन लेयर का, वो आहिस्ता आहिस्ता घटता चला जा रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है,
और इस डिक्रीजमेंट को ओजोन की इस लेयर के जो डिक्रीजमेंट है उसको कहते हैं ओजोन डिप्लेशन। तो अब ये पढ़ते हैं कि ओजोन डिप्लेशन क्यों होता है, मेन काजेस क्या है इसके। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन देखो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे, उनको पता है चला कि मेनली रिस्पॉन्सिबल जो चीज है, और भी बहुत सारे है, लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओजोन डिप्लेशन, जो हम अपनी डेली लाइफ मुख्तलिफ किस्म के डेली रूटीन के आइटम्स उसमें हम यूज करते हैं, और वो कहलाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो ये यूज करते हैं हम किस में, एयर कंडीशन जो हम गर्मियों में यूज करते हैं, एयर कंडीशंस उसमें मौजूद है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर जो हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स उसमें है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की एरिसोल स्प्रेज है उसमें मौजूद होता है, और भी बहुत सारी हमारे डेली रूटीन की मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स है उसमें ये मौजूद होता है। अब इतना क्योंकि हम डेली रूटीन में यूज करते हैं इस चीजों को, तो ये CFCs क्या है, उन साइंटिस्टों ने कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओजोन डिप्लेशन। उनका ये मानना था कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जमीन के सतह पे स्टेबल होता है, जब जमीन पे होता है ना हमारी अर्थ पे तो स्टेबल होते हैं, लेकिन जब ये इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर चले जाते हैं तो इस CFCs पर, जब ये CFCs क्या करते हैं, इस पर लाइट पड़ जाती है यूवी रेज सन की, तो इसमें से निकल जाते हैं क्लोरीन रेडिकल। इससे क्लोरीन रेडिकल क्या करते हैं, निकल जाता है। अब ये क्लोरीन रेडिकल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। कैसे, अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है ये अब जाता है क्लोरीन रेडिकल और ओजोन के साथ कंबाइन, उसके साथ कोलाइड हो जाता है, और इस ओजोन से एक ऑक्सीजन अपने साथ रिमूव कर देता है। ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन इसके अपने साथ रिमूव किया और ओजोन को कन्वर्ट किया O2 में। तो यहां पे उसने डिस्ट्रॉय किया ओजोन को, ओजोन के ओजोन लेयर में से उसके जो लेयर है उसमें से ओजोन को डिस्ट्रॉय किया, तो लेयर की अब थिकनेस में क्या आ गई, कमी आ जाती है। तो ओजोन को उसने कन्वर्ट किया O2 में, खत्म किया। अब क्या होता है, ये जो OCl इसका जो ऑक्साइड बना क्लोरीन का, ये अब जाता है, ये OCl ये किसी दूसरे ऑक्सीजन, तो एटम पंप में और बहुत सारे ऑक्सीजन होंगे उसके साथ मिल जाता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं O2 बनाते हैं, और क्लोरीन अपने ओरिजिनल फॉर्म फ्री रेडिकल फॉर्म में निकल जाता है। अब देखो जिसने ओजोन को डिस्ट्रॉय किया वो लास्ट में क्या हुआ, दोबारा रिकवर हो गया। अब ये दोबारा जा सकता है किसी दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है और उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये कहा जाता है कि तकरीबन एक क्लोरीन जो एक फ्री रेडिकल है ये अबाउट 1 लाख तक, 1 लाख के ओजोन मॉलिक्यूल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख अबाउट से भी ज्यादा मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पर रिसर्च जब साइंटिस्टों ने की कि मेन रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और एक और बात मैं बताऊं आप लोगों को, 2000 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, अबाउट तकरीबन 2000 में था। उसमें ये कहा गया कि अबाउट 2 से लेकर 4% तक जो डिप्लेशन काज होता है ओजोन में, इट इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इतना खतरनाक केमिकल है। अब देखो दुनिया जहां की जितनी ममालिक है उन तमाम ममालिक को चाहिए, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको चाहिए कि इसमें अपना पार्टिसिपेट करे, अपना किरदार अदा करे। अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा, हर साल इसकी टेक्निक्स में डिक्रीज आती रही, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस दुनिया पर, इस जमीन पर लाइफ और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इम्पॉसिबल हो जाएगा। और बहुत सारी ममालिक ने मीटिंग भी की है, क्योंकि उन बहुत से ममालिक ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड मवाद को अपने ममालिक के अंदर बैन किया है। लेकिन सब ममालिक को चाहिए, तमाम दुनिया के जितने ममालिक है उन सबको चाहिए, और जितने भी इदारे हैं, ताकि इकट्ठा करके अपना इस चीज के अंदर अपना रोल अदा करे, और जितनी भी रिलेटेड चीजें है जो कि काज करती है ओजोन डिप्लेशन को, उसको मुकम्मल तौर पे हर कंट्री के अंदर उसको बैन करे।